साल था 2007 और 8। एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव अपनी योग के दम पर प्रसिद्धि पा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति उनके साथ था और वो व्यक्ति अपने भाषण के द्वारा, अपने लेक्चर के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहा था। बाबा रामदेव के पास पैसा था, एक बिजनेस था, आस्था जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहीं राजीव दीक्षित जी के पास था एक झोला और एक ज्ञान का खजाना, और जिसका उपयोग वो रामदेव के साथ मिलकर के देश को सुधारने में प्रयास करने लग गए थे। राजीव दीक्षित जी के पास मुद्दे थे, मुद्दा स्वदेशीकरण का, मुद्दा मल्टीनेशनल कंपनियों को भगाने का, मुद्दा देश के काले धन को वापस लाने का, वहीं देश को समृद्ध बनाने का। और यहीं से शुरुआत होती है भारत स्वाभिमान आंदोलन की। और शुरू हुआ भारत स्वाभिमान आंदोलन, जो बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जी ने मिलकर के तय किया, और तमाम मुद्दे और प्लेटफॉर्म के साथ एक सुनियोजित तरीके से शुरुआत हुई। इस तरह राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव की दोनों की जोड़ी इस कदर देश में छा गई कि 2010 आते आते बाबा रामदेव ने एक राजनीतिक पार्टी भारत स्वाभिमान लॉन्च कर डाली। राजीव दीक्षित जी इस पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव निकल पड़ते हैं, और इस तरह एक लेक्चर देते देते ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राजीव दीक्षित जी की अचानक तबीयत बिगड़ती है और रात होते होते राजीव दीक्षित जी की मौत हो जाती है। इस पर कई सवाल खड़े हो गए। बहुत से लोगों ने यह कहा कि राजीव दीक्षित जी की हत्या की गई है। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि राजीव दीक्षित जी की हत्या की गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि रामदेव के द्वारा हत्या की गई है, और कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक मौत मान लिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बाबा रामदेव से भी ज्यादा प्रसिद्धि राजीव दीक्षित जी पा रहे थे, इसलिए उनको मरवा दिया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मल्टीनेशनल कंपनी ने उनके विरोध से घबरा करके उनकी हत्या करवा डाली। लेकिन सत्य क्या था, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। इस मुद्दे पर राजीव दीक्षित जी की मौत के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये कि राजीव दीक्षित जी का मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया, और वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इस पर राजीव दीक्षित जी के समर्थकों का यह भी कहना है कि राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी एकदम नीली पड़ी हुई थी, और वो इस कंडीशन में होती है कि किसी के द्वारा उनको जहर दिया गया हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजीव दीक्षित जी की मौत के बाद डेड बॉडी से मुंह से कुछ अजीब सा पदार्थ निकल रहा था, और वो उसी कंडीशन में होता है जब पॉइजन दिया गया हो। अब जब उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो यह जानना बेहद मुश्किल है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई या फिर पॉइजन दिया गया। और इस बात को जानने के लिए इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि उस वक्त राजीव दीक्षित जी के साथ कौन कौन थे। बाबा रामदेव पर यह भी आरोप है कि बाबा रामदेव ने यह कहा उस वक्त कि हिंदू धर्म के अनुसार डेड बॉडी के साथ काट छांट नहीं की जाती। हम बात करते हैं इससे आगे की कहानी। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 4 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस का रिसाव होता है और उसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव में 8000 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर जैसे ही देश में फैली, उस वक्त एक नौजवान लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसके मन में इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक नफरत का बीज पैदा हो गया। 1990 आते आते इस नौजवान ने भारत में विदेशी कंपनियों की बढ़ती तादाद के खिलाफ एक कैंपेन करना शुरू कर दिया। इस नौजवान लड़के का नाम था राजीव दीक्षित।
राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बीटेक करने के साथ साथ कई डिग्री हासिल करते हुए राजीव दीक्षित जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी और उनका तर्क था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर भारत देश पूर्णतया गुलाम है। तार्किक बातें और सटीकता ने राजीव दीक्षित जी की प्रसिद्धि इतनी हो गई कि राजीव दीक्षित जी के भाषणों की सीडियां बाजार में बिकने लग गई और इस तरह साल 2004 आते आते राजीव दीक्षित जी भारत के जनमानस में रच बस गए और उनकी सटीकता का कोई सानी नहीं रहा। दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव जी भी अपना साम्राज्य योग से बाहर भी स्थापित करना चाह रहे थे और इसलिए उनको एक ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति की जरूरत थी जो उनका साम्राज्य विस्तार में भूमिका निभा सके और वो उनकी सटीकता सही साबित हुई और राजीव दीक्षित जी को 2004 आते आते रामदेव बाबा ने अपने शरण में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जी के भाई प्रदीप दीक्षित जी ने एक 34 लाख रुपए का एक घर बनवाया था और इस पर यह आरोप भी लगे थे कि यह पैसा राजीव दीक्षित जी की सीढ़ियां बेच करके कमाया गया है और उसमें राजीव दीक्षित जी ने दिया है। लेकिन ये आरोप कितना सच्चा था कितना झूठा इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि राजीव दीक्षित जी की स्वाभिमान जो अडिग था उसका कोई सानी नहीं था और इसलिए इस आरोप को निराधार कह सकते हैं। इस तरह 2007 आते आते रामदेव बाबा के हर मंच पर राजीव दीक्षित जी नजर आने लग गए थे और राजीव दीक्षित जी का भाषण इतना स्टिक और इतना ताकतवर था कि वहां पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और लोगों को ये मन भावन लगने लगा था और लोग उनके अनुयायी होते चले गए। उनके पास कई तरह के मुद्दे थे, उनमें से ब्लैक मनी, स्विस बैंक, राइट टू रिकॉल और आयुर्वेद की वकालत, इन सब से अगर अमल किया जाए तो पूरा देश समृद्ध हो सकता है और इसकी कामना की जाने लगी। और इसके बाद खेल शुरू होता है रामदेव बाबा का राजीव दीक्षित जी के ऊपर एक प्रयोग करना और राजीव दीक्षित जी का इस्तेमाल करना। और देश में 2009 का चुनाव आने वाला था और इस तरह बाबा रामदेव का राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लग गई और पूरा ध्यान राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए चल पड़ा। अब रामदेव को पता चल चुका था कि अकेले स्वदेशी से कुछ नहीं होने वाला और स्वदेशी योग को मिला करके एक राजनीतिक मंच की तरफ चला जाए तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और इस तरह बाबा रामदेव इस भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और राजनीतिक पार्टी को एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि रामदेव बाबा के हर मंच पर राजीव दीक्षित जी मौजूद रहते थे। वहां पर राजीव दीक्षित जी अपना स्टिक लेक्चर देते थे और बाबा रामदेव योग सिखाते थे। इस तरह योग, आयुर्वेद और राष्ट्रभक्ति के मुद्दे मिलकर के एक देश को संबल प्रदान करने की शक्ति लोगों को नजर आने लग गई थी। और इस तरह इस राष्ट्रभक्ति के आंदोलन को एक राजनीतिक मंच में बाबा रामदेव के द्वारा बदल दिया गया और राजीव दीक्षित जी एक रामदेव बाबा के मेंटर बन के रह गए। और इस तरह बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जी की जोड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध होने लग गई। और ऐसा कहा जाता है कि इस जोड़ी का सबसे ज्यादा जलन जो हुई वो हुई बालकृष्ण और भरत को, जो पतंजलि योगपीठ के प्रमुखों में से एक थे। और ये लोग राजीव दीक्षित जी को बाहर ही देखते थे क्योंकि राजीव दीक्षित जी उनसे ज्यादा ज्ञानवान, गुणवान और टैलेंटेड थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बालकृष्ण और राजीव दीक्षित जी अगर एक कमरे में होते
तो भी वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते या एक दूसरे को इग्नोर कर देते थे। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि पूरी लाइमलाइन बाबा रामदेव से हट करके राजीव दीक्षित जी की तरफ आ रही है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी के गुणों का कोई सानी नहीं था। और इस तरह 2010 आते आते भारत स्वाभिमान नाम की एक राजनीतिक पार्टी बाबा रामदेव के द्वारा लॉन्च कर दी गई और उन्होंने कहा कि 543 सीटों पर भारत स्वाभिमान पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये बाबा रामदेव ने घोषणा कर डाली थी। और पार्टी बनाने के बाद ही सितंबर 2010 में राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव ने अपनी पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए भारत स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की और लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। और इस तरह भारत स्वाभिमान यात्रा की पॉपुलैरिटी देख करके बहुत से लोगों को यह लगने लग गया था कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी इतनी भयावह थी कि लोगों की जलन बरकरार रह गई थी, लोगों को जलन होने लग गई थी और लोग बुरी तरह से झुलस रहे थे। ऐसा लगता है मानो राजीव दीक्षित जी को इस बात का पता नहीं था कि हरिद्वार में कुछ लोग उनसे जलन रख रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के सहयोगी रहे मदन दुबे जी का भी ये कहना है कि सितंबर अक्टूबर 2010 में राजीव दीक्षित जी कुछ परेशान थे और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ गड़बड़ है। और इस तरह राजीव दीक्षित जी भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान करीब करीब आधा देश घूम चुके थे। और घूमते घूमते 29 नवंबर 2010 के दिन राजीव दीक्षित जी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचते हैं। राजीव दीक्षित जी के साथ आचार्य दया सागर के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और वहां पर जनसभा के बाद शाम करीब 4 बजे राजीव दीक्षित जी वहां से बेमेतरा तहसील जाने के लिए रवाना हुए, जहां पर उनका कार्यक्रम फिक्स था। लेकिन रास्ते में राजीव दीक्षित जी को पसीना पसीना आना शुरू हो गया। राजीव दीक्षित जी ने दया सागर को यह कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, और दया सागर दुर्ग के ही वहां एक आश्रम में राजीव दीक्षित जी को ले गए, जहां पर राजीव दीक्षित जी ने काफी देर लगा दी। काफी देर होने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो वहां देखा कि राजीव दीक्षित जी पसीने से लथपथ और बेहोश पड़े हुए हैं। राजीव दीक्षित जी को बाथरूम से निकाल करके एक बिस्तर पर लेटाया गया और वहां पर पानी वानी छिड़का गया तो राजीव दीक्षित जी को होश आया। लेकिन दया सागर ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी और राजीव दीक्षित जी ने अस्पताल न जाने का कह करके होम्योपैथिक इलाज करने को कहा और कुछ इलाज किया भी गया। लेकिन उन होम्योपैथिक दवा से राजीव दीक्षित जी का कोई इलाज नहीं हुआ तो राजीव दीक्षित जी को भिलाई के एक अस्पताल में ले जाया गया। उस अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी तो राजीव दीक्षित जी को तुरंत ही भिलाई के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जी ने उस अस्पताल में भी होम्योपैथिक दवा लेने की जिद की, लेकिन रामदेव बाबा ने फोन किया, तब जाकर के राजीव दीक्षित जी माने। हालांकि इस दावे को, फोन वाले दावे पर कई सवाल है, इस फोन वाले दावे पर कई सवाल है और उस अस्पताल में राजीव दीक्षित जी की हालत और बिगड़ती चली गई। और इस तरह अपोलो अस्पताल में ही रात के 1-2 बजे राजीव दीक्षित जी की मौत हो जाती है। ये मोटा मोटी कहानी है जो राजीव दीक्षित जी की मौत पर कही जाती है। अब इस पर कई सवाल खड़े होते हैं और पहला सवाल ये है कि बगैर पोस्टमार्टम के ये बात प्रचारित की गई कि राजीव दीक्षित जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। किसी की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है या जहर देने से हुई है, इस बात का पता पोस्टमार्टम से ही लग सकता है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये मौत इस तरह से हुई है। जबकि राजीव दीक्षित जी के मामले में ये बात प्रचारित की गई कि राजीव दीक्षित जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अपोलो जैसे अस्पताल में एक संदिग्ध मौत, वो भी एक
प्रसिद्ध व्यक्ति की हो गई और उसमें भी पोस्टमार्टम का न होना एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। इसके बाद बाबा रामदेव ने एक कॉल किया और उन्होंने कहा कि वे राजीव दीक्षित जी को सम्मानित करना चाहते हैं और राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार गंगा के घाट पर यानी हरिद्वार में करना चाहते हैं। और ये बात राजीव दीक्षित जी के परिवार ने सदमे में जो डूबा हुआ था उस वक्त में, उन्होंने सदमे की वजह से ये बात मान ली और उनकी डेड बॉडी अलीगढ़ ले जाने की बजाय हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ले जाई गई। जब डेड बॉडी पतंजलि के योगपीठ में रखी हुई थी तो उस वक्त हजारों की संख्या में राजीव दीक्षित जी के समर्थक खड़े हुए थे, अपने नेता को, असली गुरु को एक श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब उनकी डेड बॉडी पूर्णतया फूलों से ढकी हुई थी और थोड़ा सा मुंह दिखाई दे रहा था और राजीव दीक्षित जी का जो चेहरा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था वो पहचानने में नहीं आ रहा था। राजीव दीक्षित जी का चेहरा काला तो था ही, साथ में उनके नाक से और मुंह से बैंगनी रंग का कुछ अजीब सा निकल रहा था। इससे आगे की कहानी बड़ी हैरान करने वाली है और ये कहानी द प्रिंट अखबार ने छापी है। और उस खबर के अनुसार मदन दुबे जो राजीव दीक्षित जी के सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ धोखा हुआ है, राजीव दीक्षित जी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। और मदन दुबे ने एक पत्र लिया और उनमें बहुत से लोगों के साइन करवाने शुरू किए जो लोग राजीव दीक्षित जी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे थे और उनमें से 50 लोगों के साइन करवा करके मदन दुबे रामदेव बाबा के पास पहुंचते हैं। जब रामदेव बाबा के पास मदन दुबे पत्र लेकर के पहुंचते हैं तो बाबा रामदेव के गार्ड उन्हें वहां नहीं जाने देते, लेकिन मदन दुबे इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने गार्ड से ये कहा कि बाबा रामदेव को ये बतला दीजिए कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हम राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। और इस तरह बड़े प्रेशर के बाद बाबा रामदेव ने मदन दुबे और उनके कुछ सहयोगियों को अंदर बुला लिया गया और एक मीटिंग की गई, लेकिन उन सब के फोन बाहर रखवा दिए गए और बाबा रामदेव ने उस मीटिंग में कहा कि तो आप लोग क्या चाहते हैं। और मदन दुबे का ये जवाब था कि हम भारत स्वाभिमान के ट्रस्टी हैं। जब रामदेव ने कहा कि जब ये प्राकृतिक मौत है तो इसमें पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है, लेकिन मदन दुबे का जवाब ये था कि हमें डाउट है तो इसमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन बड़ी जिद्दोहद के बाद भी बाबा रामदेव इस बात को नहीं माने। बाबा रामदेव ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म में कोई मृत शरीर के साथ काट छाट नहीं होती, लेकिन मदन दुबे जी का ये कहना था कि राजीव दीक्षित जी का कोई धर्म नहीं था। राजीव दीक्षित जी का धर्म था वो था राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। और आप हिंदू धर्म की चिंता ना करिए और आप उनका पोस्टमार्टम करवाइए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा और ये मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। और ये प्रूफ द प्रिंट अखबार में छपे आर्टिकल के अनुसार है और मदन दुबे जी अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। अंततः 1 घंटे चले इस मीटिंग में रामदेव बाबा झुके और उन्होंने अंततः ये कहा कि हम जहां राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी रखी हुई है वहां पर जाएंगे और लोगों से और राजीव दीक्षित जी के परिवार से ये पूछेंगे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं। वहां से जहां पर राजीव दीक्षित जी का शव रखा हुआ था वहां पर बाबा रामदेव जी गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं और वे बाकी जो लोग वो पैदल पैदल निकलते हैं। रामदेव के रूम से राजीव दीक्षित जी जहां डेड बॉडी रखी हुई थी वहां की दूरी लगभग पैदल 20 मिनट की थी, इसलिए रामदेव बाबा पहले पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के गुस्से में माइक पकड़ करके ये कहते हैं कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं और
वो लोग राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, जबकि हिंदू धर्म में शव के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। वहीं पर हरियाणा से जुड़ी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की एक महिला डॉक्टर सुमन ने यह कहा कि अगर वे लोग जिद कर ही रहे हैं तो पोस्टमार्टम करवा क्यों नहीं देते, लेकिन इस पर बाबा रामदेव चुप्पी साध लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। उस वक्त समय 9 बज रहा था और बाबा रामदेव ने पीछे मुड़ते हुए कुछ लोगों को यह कहा कि अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए, जबकि अंतिम संस्कार का समय 11 बजे का निर्धारित किया हुआ था और 2 घंटे पहले ही बाबा रामदेव ने यह आदेश दे डाला। बाबा रामदेव के आदमियों ने इस बात की जिद कर ली और सब तैयारियां पूरी कर ली गई। एम्बुलेंस में सब लोगों को लाद दिया गया। वहीं पर राजीव दीक्षित जी की बॉडी भी एम्बुलेंस में डाली गई और शमशान घाट जाने की तैयारी कर ली गई थी। द प्रिंट में छपी आर्टिकल के अनुसार मदन दुबे जी ये कहते हैं कि जब वे उस हॉल में पहुंचे तो उस वक्त में सभी लोगों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा था और राजीव दीक्षित जी की बॉडी भी एक एम्बुलेंस में डाली जा रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शमशान घाट में बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित जी के भाई प्रदीप दीक्षित जी को यह भी कहा कि अगर आप पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन प्रदीप दीक्षित जी ने उस वक्त यह कहा कि जब आपने ये निर्णय ले ही लिया है तो अब यहां पर यह बात करने का कोई ताल्लुक नहीं है। द प्रिंट पर छपी आर्टिकल के अनुसार डॉक्टर प्रियंका पाठक ये कहती हैं कि मैंने प्रदीप से ये पूछा कि जब बाबा रामदेव ने ये कहा था तो आपने इस तरह का जवाब क्यों दिया। प्रदीप दीक्षित जी ने उस वक्त प्रियंका पाठक को कहा कि और मैं कर ही क्या सकता था, क्योंकि सब लोग घाट पर पहुंच चुके थे और ये निर्णय लिया जा चुका था। प्रदीप दीक्षित जी ने आगे ये भी कहा कि इस बात की क्या गारंटी थी कि अगर पोस्टमार्टम हो भी गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी कुल मिलाकर प्रदीप दीक्षित रामदेव बाबा को मना करने के उस वक्त के हाल में नहीं था, चाहे इच्छा से हो या बगैर इच्छा से, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पोस्टमार्टम न करवाने का सवाल, राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम न करवाने का यह सवाल बाबा रामदेव का पीछा आज भी नहीं छोड़ता और ताउम्र नहीं छोड़ेगा। इस तरह पोस्टमार्टम ना करवाना, और वो भी उस व्यक्ति का जो व्यक्ति कई लोगों के, कई कंपनियों के टारगेट पर था, क्योंकि उनकी भाषा कड़वी थी देश के दुश्मनों के लिए और उनकी भाषा में वो ओज था जो शायद किसी की वाणी में नहीं रहा होगा। इस पर कई सवाल बार बार उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। आस्था चैनल पर ही बाबा रामदेव ये कहते हैं कि राजीव दीक्षित जी को हार्ट की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी और मैंने 1 घंटे तक उनको समझाया था हार्ट अटैक आने के बाद दवाइयां लेने के लिए। हालांकि बाबा रामदेव का यह दावा भी झूठा साबित होता है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी और यह बात राजीव दीक्षित जी एक लेक्चर में खुद कहते हैं कि पिछले 20 सालों से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा और कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि मैं आयुर्वेद का ज्ञाता हूं, आयुर्वेद का ज्ञान रखता हूं, इसलिए अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता हूं, इसलिए बीमार नहीं पड़ता। तो फिर बाबा रामदेव ने यह झूठ क्यों बोला, यह भी प्रश्न उठता है। बाबा रामदेव बार बार बयान बदलते हैं, कभी कहते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद 4 घंटे बाद की थी, कभी कहते हैं कि 1 घंटे बाद की थी। और इस पर प्रदीप दीक्षित जी का बयान महत्वपूर्ण है। प्रदीप दीक्षित जी ने यह कहा था कि राजीव भाई को किसी तरह की बीमारी नहीं थी और हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। और रामदेव के लोगों ने प्रदीप दीक्षित जी को फोन करके ये कहा था कि राजीव दीक्षित जी की तबीयत खराब है और वो बातचीत करने की हालात में नहीं है। उस वक्त में राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव से 4 घंटे 1 घंटे लंबी बात कैसे कर सकते हैं, इस पर सवाल उठना लाजमी है।
आखिर बाबा रामदेव बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? एक बड़ा झूठ तो यह भी पकड़ा गया कि बाबा रामदेव ने एक आस्था चैनल पर ही यह कहा था कि मैंने राजीव दीक्षित जी के इलाज पर 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि एक राजीव दीक्षित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपोलो अस्पताल के जारी करते हुए यह कहा कि अपोलो अस्पताल ने मात्र 30,000 रुपए जमा करवाए थे और उनमें से भी 2800 कुछ रुपए वापस कर दिए थे। तो फिर बाबा रामदेव ने 25 लाख का झूठ क्यों बोला, यह भी सवाल उठना लाजमी है। अगर इस तरह देखा जाए तो इलाज पर लगभग 27,000 रुपए खर्च हुए, तो अगर एक छोटा सा लॉजिक भी लगाए तो एक दिन में 25 लाख रुपए उस वक्त में यानी 2010 में कैसे खर्च हो सकते हैं? ऐसा कौन सा इलाज दिया गया होगा बिना ऑपरेशन, बिना कोई सर्जरी के? ऐसा कौन सा इलाज था जो 25 लाख रुपए खर्च हो गए? और यहां पर यह दावा भी बाबा रामदेव का झूठ साबित होता है। अगर उस वक्त में बाबा रामदेव अगर पोस्टमार्टम करवा देते, बाबा रामदेव भी अपने सवाल से बच जाते और जो साजिश हुई है राजीव दीक्षित जी के लिए, वो साजिश का भी पर्दाफाश हो जाता। अगर स्वाभाविक मौत थी तो वो भी पोस्टमार्टम से सच सामने आ जाता और बाबा रामदेव पर यह सवाल नहीं उठते। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो बाबा रामदेव इस तरह की गोलमाल बात करते हुए नजर आते हैं और इस पर सवाल उठना लाजमी है और हमेशा उठते रहेंगे। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार के पीएमओ ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए राजीव दीक्षित जी की मौत की जांच करने का आदेश दिया। दुर्ग पुलिस को यह आदेश जारी 2019 में हो गए थे, लेकिन जब अब 2023 में लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक पटल पर इस आदेश की कोई जांच नहीं है और कोई सूचना नहीं है। जांच हुई या नहीं हुई इसमें कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। इसके दो तथ्य हो सकते हैं कि एक तो पीएमओ को यह शक जरूर है कि राजीव दीक्षित जी की रहस्यमयी मौत की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ राज है, या फिर दूसरा सवाल यह भी उठता है कि 2019 के चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार बाबा रामदेव पर दबाव बनाना चाह रही होगी या कुछ बार्गेनिंग करना चाह रही होगी जिससे रामदेव बाबा दबा रहे और उस जांच के नाम पर रामदेव बाबा से अपने राजनीतिक उसूल पूरे करवाए जा सके। पहला सवाल यह भी है कि जब 2019 में जांच का आदेश दिया गया था तो उसका अब तक क्या हुआ और वो जांच कहां तक पहुंची, लेकिन इसका सार्वजनिक पटल पर कोई औचित्य नहीं है, कोई सूचना नहीं है। यह दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या इस जांच के लिए अंदर ही अंदर कोई समझौता हो गया बाबा रामदेव और पीएमओ के बीच, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस जांच में जांच के योग्य कुछ मिला ही नहीं हो, पूर्णतया और पूरे सबूत मिटा दिए गए हो। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सवाल जाने बगैर कि राजीव दीक्षित जी की मौत कैसे हुई। अगर आप भी इस बारे में कोई तथ्य जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, राजीव दीक्षित जी की आज पुण्यतिथि है और जन्म तिथि भी है। आप ज्यादा से ज्यादा राजीव दीक्षित जी को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा उनके विचारों को प्रचारित कीजिए, जनमानस में राजीव दीक्षित जी के विचारों को फैलाइए ताकि जनमानस का भला हो सके और राजीव दीक्षित जी को पुनः आज उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्म दिवस पर बार बार वंदन, नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।